हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 1 के पेपर में चैप्टर 1 के क्लास 4th में हम लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट क्लास में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किया था, और जैसा कि हम लोग हर क्लास में आपको बोलते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट्स का रिवीजन हर क्लास में होना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा, हर बार आप सरप्राइज्ड रहोगे कि कुछ नया पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो आपको हर क्लास को रिवाइज करके क्लास में बैठना ताकि कनेक्शन बना रहे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या था, जल्दी बताओ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या था सबसे पहला? रेंज। दूसरा क्या था? थर्ड क्या था? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तीन मेथड से निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मोड मीडियन, एंड थर्ड वाज मीन डेविएशन अबाउट मोड। और ये मैंने बताया था कि जब कुछ नहीं गिवन होगा तो हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ये तीनों हमने कर लिया। आज फोर्थ करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो बच्चे, इसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? ये वाला, सिग्मा। वैसे एस भी यूज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है सिग्मा और एस में, ये जानेंगे हम लोग। चैप्टर 1 में ही है, सेक्शन 1.1 में पॉपुलेशन और सैंपल का जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, मैं बताएंगे। अभी आप सिग्मा जान लो। स्टैंडर्ड डेविएशन तीन मेथड से निकलते हैं। मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है एक्चुअल मीन मेथड, तीसरा है एक्चुअल मीन मेथड। ये सब फॉर्मूले बच्चे चैप्टर 3 में भी यूज होगा, 4 में भी यूज होगा, 5 में भी यूज होगा, 6 में, 7 में, 8 में, सब जगह यूज होगा। इसलिए ध्यान से देखो स्टैंडर्ड डिवीजन को। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें। बाकी का तीनों आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं। रेंज नहीं याद है, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ तो लिया। क्वार्टाइल डिवीजन नहीं याद है, कोई बात नहीं। मीन डिवीजन नहीं याद है, कोई बात नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ नहीं कर सकते ऐसा, वो हमें लर्न करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आपने एक्स और वाई में कोई चेंज, सॉरी एक्स ही है ना, अभी एक ही सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स जो दिया हुआ है आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, डेटा में एज इट इज यूज किया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। जो भी डेटा दिया हुआ है हमने उसको एज इट इज यूज कर लिया। तो डायरेक्ट में भी तीन हेडिंग बनेंगे, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में देखना, सिग्मा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये हो गया इंडिविजुअल में फॉर्मूला। इंडिविजुअल में खाली एक्स गिवन होगा और एन हम काउंटिंग करके निकाल लेंगे, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया। डिस्क्रीट में सिग्मा हो जाएगा रूट अंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी, सॉरी ये आएगा ना। एक काम करते हैं, पहले इंडिविजुअल का खत्म कर देते हैं तीनों में, फिर डिस्क्रीट का करेंगे, ऐसे सही रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल का ही कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सिग्मा इज इक्वल टू, बस x की जगह ना आप dx यूज कर देना, dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx बाई n का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर dx का मतलब होता है बच्चे x माइनस a। आपने कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया मीन, और आपने उसी से डेविएशन ले लिया। तो dx इज x माइनस a, कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू का सब्ट्रैक्शन ले लिया। ठीक है, तो dx इज दैट वैल्यू। एक्चुअल मीन में ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल मीन में बच्चे फिक्स है कि स्मॉल x विल बी x माइनस x बार ओनली। हम हमेशा कहाँ से लेंगे गैप? एक्चुअल मीन से ही गैप लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला में ध्यान देना, बस x की जगह dx डाल दिया था, यहाँ भी dx था। अब x की जगह स्मॉल x डालेंगे, स्मॉल x स्क्वायर बाई n माइनस समेशन स्मॉल x बाई n।
अब एक चीज को हम शेड कर रहे हैं येलो में, ध्यान से देखो और इसकी वैल्यू बताओ। व्हाट विल बी समेशन ऑफ स्मॉल एक्स? सोचो जरा, क्या मैंने कहीं पे पढ़ाया हुआ है? क्या जीरो किसने बोला? जीरो कैसे होगा? हाँ, मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। और जब मैंने ऊपर में आपको बता दिया कि स्मॉल एक्स का मतलब ये है, तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो कि हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये जो मीन की पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उससे हमें हेल्प मिला। और फॉर्मूला देखो कितना इजी हो गया। रूट अंडर समीशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। ये हो गया फॉर्मूला। तो बस एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना और बाकी सारे फॉर्मूले तो बन जाते हैं रफ वर्क में काम करके। तो इंडिविजुअल का हो गया कंप्लीट। इंडिविजुअल हो गया बच्चे। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट पे, डिस्क्रीट में पहला मेथड में डायरेक्ट में समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, मतलब जहां जहां समेशन है, समेशन के अंदर की क्वांटिटी को पहले एफ से मल्टीप्लाई करना है फिर सम लेना है। समेशन के अंदर की क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ से मल्टीप्लाई करना है फिर सम लेना है। यहां पर बच्चे जब आप करोगे तो फिर समेशन के अंदर में क्या है? डी एक्स स्क्वायर, तो एफ इंटू डी एक्स का स्क्वायर करोगे अपॉन में समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटू डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। और यहां क्या हो जाएगा? रूट अंडर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन एफ। ये डिस्क्रीट के लिए हो गया, यानी डिस्क्रीट में एक्स और एफ हमें दिया होगा, तो हमें क्या क्या चाहिए? एफ इंटू एक्स चाहिए और फिर एफ इंटू एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से मिल जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर, जिसको कि यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू। उसके बाद से मिलेगा हमें समेशन एफ एक्स, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, समेशन एफ एक्स को यहाँ पुट कर देंगे और फिर मिलेगा हमें समेशन एफ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि हमें एक्स और एफ दिया होगा, तो पहले हम डी निकालेंगे। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, किसी एक को a ले लेंगे और x माइनस ए निकालेंगे। उसके बाद से d का स्क्वायर निकालेंगे, फिर f इंटू डी, फिर f इंटू डी एक्स का स्क्वायर। ये तीन समेशन को निकाल करके पुट कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे कि x और f दिया होगा, तो पहले एफ एक्स निकाल करके समेशन एफ एक्स निकालेंगे, फिर समेशन एफ निकालेंगे, तभी तो आएगा एक्चुअल मीन। तभी तो आएगा एक्चुअल मीन। और एक्चुअल मीन जब आ जाएगा तो स्मॉल एक्स निकालेंगे एक्स माइनस एक्स मीन करके, फिर एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तब यहाँ पर मिलेगा समेशन ऑफ एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर और समेशन एफ से डिवाइड कर दोगे फिर रूट ले लोगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ रही है बात या नहीं? ऐसा ही कुछ वर्किंग इंडिविजुअल में भी देखना था हमें। एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ समेशन ऑफ एक्स, यहाँ एक्स गिवन है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डी स्क्वायर और डी का सम डी और यहाँ पे समेशन ऑफ डी स्क्वायर। और यहाँ पे तो आपको पता ही है एक्स है, समेशन एक्स, एक्स मीन निकाल लेंगे, समेशन एक्स बाई एन करके, फिर एक्स माइनस एक्स मीन, फिर एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर और उसको पुट कर देंगे। समझ में आ रही है बात सभी को? आ रही है या नहीं? डिस्क्रीट के बाद आ जाओ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट बिल्कुल हूबहू सेम है,
बस फर्क ये है कि कॉन्टिन्यूस में क्लास भी चलाएगा, क्लास का हाइट भी चलाएगा। तो फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इंटू एच तभी करेंगे अगर हमने x if x is divided with h। अगर आपने x को डिवाइड कर दिया है h के साथ तो फिर लास्ट में h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने डिवाइड नहीं किया है तो फिर नहीं करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट मेथड में हम लोग नहीं करते तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आई बात? कोई डेविएशन वगैरह नहीं लेते। अगर आपने डिवाइड किया है, सब अगर 7 से कैंसिल हो रहे थे तो लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ के भी फॉर्मूला में बस h लगा देना है। लॉजिक वही है, dx स्क्वायर अपॉन समेशन f माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू एच। एच तब लगाएंगे जब डी एक्स आ जाएगा एक्स माइनस ए बाई एच। यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे रूट अंडर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ इंटू एच। अगर स्मॉल एक्स हो गया एक्स माइनस एक्स मीन बाई एच। सिंपल सी बात है, अगर आप एच से डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट में एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर? बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना, 9 फॉर्मूले हो गए, कंफ्यूजन हो रही होगी। अब जाते जाते लास्ट में बस आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना है जिससे हम पूरे क्वेश्चन पे काम करेंगे। एक है रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और एक है रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। बस लास्ट में यही 2 फॉर्मूला आपको याद रहे, सारे काम हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक नया चीज जानो आप। वेरिएंस भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। वेरिएंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स कुछ नहीं होता, सिग्मा स्क्वायर होता है। यानी जितने फॉर्मूले सिग्मा के हैं 9, हर जगह से अंडर रूट हटा दो। ये देखो जितने भी आपने, सबको एक ही छोटा में कर रहे हैं। 9 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, सब में आप क्या करो, रूट हटा दो, सारे वेरिएंस के हो गए। क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब एक और टॉपिक है सीवी। सीवी भी करा देते हैं, उसके बाद से प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलेंगे। लास्ट है मेजर्स, या पहले प्रॉपर्टीज ही करा दें? नहीं, सीवी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो लिख देना #5 सीवी, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट्स नॉट वेरिएंस, इट्स वेरिएशन। सीवी का फॉर्मूला होता है बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। और सीवी को हम लोग कंपैरिजन में यूज करते हैं। 2 फैक्ट्रीज होते हैं, 2 टीम्स होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं, मतलब 2 कोई भी ग्रुप हो सकता है, या 2 इंडिविजुअल अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों में किस में ज़्यादा वेरिएशन है, किस में कम है, उसको चेक करने के लिए हम लोग सीवी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको जवाब देना है। बस हम लिख देते हैं क्रिकेट मैच एग्जाम्पल। इसमें 2 प्लेयर हैं ऑप्शन में हमारे पास। बैट्समैन में ए का सीवी मैक्सिमम है और बी का सीवी क्या है? मिनिमम है। जितने भी प्लेयर टीम में चूज किए गए हैं इंडियन टीम में, उसमें से सबसे ज़्यादा वेरिएंस वाला कौन सा है? ए है, और सीवी जिसका सबसे कम है वो है बी। अब आपको सिचुएशन दे रहे और आपको डिसाइड करना है कि किस प्लेयर को हम अभी उतारेंगे। ध्यान से सुनो। मान लो टॉस हुआ, हमारी ओपोनेंट टीम ने बैटिंग का फैसला लिया। ठीक है,
बैटिंग में अभी जैसे जो T20 हुआ था उसमें मान लो उसने बना दिया 190 रन, 190 अच्छा स्कोर है। अब 190 बना दिया, हमारी टीम खेल रही है, हमारी टीम खेल रही है, लास्ट में अब कुछ ही ओवर बचे हुए, एक ही ओवर बचा हुआ है और हमें रन चाहिए 15, 15। अब किस टाइप के प्लेयर को उतारेंगे मैच में, ए को या बी को? जो आपके दिमाग में आ रहा है आराम से बोलो, कोई बात नहीं, अभी आप बच्चे हो ना, अभी आप कोई टीचर थोड़ी बने हो कि आपको सब कुछ आता होगा। बोलो, गलत होगा तो ज्यादा अच्छा सीखोगे ना, बोलो जल्दी। ए को उतारोगे, क्यों क्यों सोचा आपने ए को उतारोगे? हम्म, सुनो, प्लेयर ए को उतारेंगे क्योंकि हमारे पास बॉल बहुत कम बचे हैं, बस 6 बॉल बचे हैं और रन बनाना है, अभी टारगेट है हमारा 15 रन का। तो हम किसी ऐसे प्लेयर को लाएंगे जो बहुत ज्यादा चेंज का उम्मीद रखता हो, जो 6 और 4 ज्यादा मारता हो, वेरिएशन जिसमें ज्यादा हो। ठीक है, वैसे प्लेयर को उतारेंगे। कंसिस्टेंट प्लेयर जो हर बॉल पे 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन ले रहा है, उससे बात नहीं बनेगी। 6 बॉल में भी वो ज्यादा से ज्यादा कितना ले पाएगा, सिर्फ 12 रन, और उससे तो हमारी टीम नहीं जीतने वाली। तो अब ऐसे बैट्समैन का फायदा नहीं है, वहां पर किसी ऐसे बैट्समैन को उतारेंगे जो चमत्कार दिखला सकता हो, बहुत ज्यादा जो चेंज करने की कैपेसिटी रखता हो। तो वैसे को उतारेंगे तो रिस्क भी लेंगे, हो सकता है कि 2-3 छक्का मार दे तो हम लोग जीत जाए ऐसे ही। ठीक है, तो उस टाइम में हम ए को उतारेंगे। अब ध्यान से सुनो, अब सामने वाले ने 190 रन बना दिया है और हमारी सेकंड बारी आई है बैटिंग की। स्टार्टिंग में किस टाइप के प्लेयर को उतारेंगे? बी को उतारेंगे, क्योंकि बी इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड लगा हुआ है किसके साथ? बी इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट प्लेयर है, जल्दी आउट नहीं होता है और ये चैन से बैठता नहीं है, हर बॉल पे 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन, ऐसे प्लेयर को स्टार्टिंग में उतारा जाता है ताकि 190 का जो बहुत बड़ा टारगेट है, तो कुछ तो रन शुरुआत में बना लेगा, 50-100 भी खींच देगा, 120-130 भी खींच देगा, तो बाकी के प्लेयर 5-10 पे भी आउट होते होते भी जिता सकते हैं टीम को। ऐसे प्लेयर को शुरुआत में उतारा जाता है। ए इज लेस कंसिस्टेंट, तो ये सब बैठ करके वहां भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कहाँ? मैच में सारे डेटा उनके पास पड़े होते हैं, कोच के पास, और जितने बड़े बड़े सलाहकार सब है ना, वो सबके पास पड़ा रहता है। कैप्टन जो है वो पूछता है, सारी स्ट्रैटेजी बनती है गेम में जाने से पहले। सर अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो सारे स्ट्रैटेजियंस उनको सजेशन देते हैं कैप्टन को कि जब ऐसा आएगा तो इस प्लेयर का है, आपके टीम में जितने मेंबर चुने गए हैं सबका सीवी रिपोर्ट ये है, आप इनको उतार सकते हो, इनको उतार सकते हो। तो कैप्टन के दिमाग में सब भरा हुआ रहता है, तभी वो पिच पे डिसीजन लेता है कि किसको उतारना है किसको नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल, आप सभी कॉर्नर्स कर रहे हो, ई कॉर्नर्स के बाद आप लोगों को डिग्री मिल जाएगी। एमए को करोगे, एमए को के बाद तो अब पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रिसर्च करके क्या ज़िंदगी बर्बाद करनी है? थोड़ा बहुत ठीक है, रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन सभी बच्चे जॉब करने लगते हैं। आप में से कई बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब लेकर के सेटल करना चाहते होंगे, रिलैक्स लाइफ, आराम की ज़िंदगी। लेकिन ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट पेमेंट मिलती है और उसमें कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आपका पूरा लाइफस्टाइल फिक्स हो गया कि अब आपको इसी लाइफस्टाइल के साथ धरती से विदा ले लेना है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, जॉब ए, जॉब बी। गवर्नमेंट जॉब में कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट, और यहाँ पर लेस कंसिस्टेंट। इसमें सीवी क्या है? ए का कम है, किससे? सीवी ऑफ बी से। अब जो रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं वो कंपनी ए को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कंपनी ए में सैलरी जो है मान लो 45,000 से स्टार्ट ही हो रही है और 2 लाख तक जाते जाते दम तोड़ जा रही है बस। लेकिन वो खुश है, भाई मुझे 1 लाख 1.25 लाख का भी महीना आएगा, चैन से जिएंगे।
उन्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी भूख नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो लोग फिर कोई ऐसी कंपनी ढूँढते हैं, ठीक है शुरुआत में कम देगा चलेगा, 20,000 से स्टार्ट करेगा सैलरी, लेकिन वहाँ एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलेगा, प्रमोशन का, एक्सप्लोर का। अगर आपको अपने ऊपर फेथ है कि नहीं मैं हमेशा से आगे रहा हूँ, जुनून है कुछ करने का, तो वैसे बच्चे जॉब भी चूज़ करेंगे। वहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखाते जाओ, आपकी सैलरी 75 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है? तो कई बच्चे जॉब बी को चूज़ करेंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलैक्स लाइफ जीना नहीं चाहते हैं। कई बच्चे जॉब ए चूज़ करेंगे, तो सारा कुछ डिसाइड होता है, हर चीज़। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनती है, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का काम होता है, वहाँ भी कोरिलेशन रिग्रेशन निकाला जाता है, बहुत जगह पे स्टैट्स का यूज़ किया जाता है। हमारा सारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर, सारा इंश्योरेंस सेक्टर सब इसी से जुड़ा हुआ है, स्टैट्स से। खैर ये तो हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि सीवी कम और ज़्यादा पे क्या डिसीजन लेना है। सीवी का तो मैंने क्वेश्चंस लगभग बता दिया आपको, इसी लेवल का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना है आपको, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का भी रहता है। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देखो तो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, एक्स में डाल देंगे 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक, एन तक। समीशन एक्स करोगे, कोई मुझे बताएगा समीशन एक्स क्या आएगा? ये 25 किसने बोला? 55 कैसे बोला आपने? एन का तो पता ही नहीं है, 1000 2000 तक चला गया तब 55 ही रहेगा सम। आपने लग हाँ, हाँ ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1/2, जिसने 55 बोला उसको 10 तक का याद है, 10 इंटू 11/2 काट देते हैं, 11 5 जा 55। लेकिन फॉर्मूला बच्चे ये होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। अब इनका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर। अब आप लोग बताएं कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो देखना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन इंटू, सारे एन एक ही हैं, स्मॉल और कैपिटल में आप कंफ्यूज मत करना, 2n प्लस 1/6 और फिर यहाँ n माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 और फिर एक n आएगा नीचे और इसका होल स्क्वायर। देखो तो जरा, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, ये आ गया रूट अंडर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करते वक्त n प्लस 1 को बाहर ले सकते हो, 2 को बाहर ले सकते हो, अंदर में क्या बच गया, 2n प्लस 1/3 माइनस n प्लस 1/2, ठीक है? तो ये आ गया रूट अंडर n प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, यह आ गया रूट अंडर n प्लस 1/2, 4n माइनस 3n इज जस्ट n माइनस 1/6, यह आ गया रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? तो बच्चे आप लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या आ जाता है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12।
यानी अगर कोई आपसे पूछे, ये प्रॉपर्टीज भी है जो भी हम लोग थोड़ी देर में ये लर्न करेंगे, कोई आपसे पूछे फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3, बीच में से एक भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, 4 डॉट 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 10, तब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 1/12, कितना आ गया, रूट अंडर 99/12, कितना आ जाएगा बताना, 99 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 8.25 का अंडर रूट ले लेंगे, दिस इज 2.87, 2.8722, तो 2.872 आ गई वैल्यू। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को आपको करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, एक्स में है 1 2 3 4 5, ज़्यादा बड़ा नहीं देते हैं, छोटा सा ही देते हैं। इसको करने का तरीका क्या होगा, दूसरा वाला मेथड, यहाँ पे समेशन एक्स निकालोगे 15, मीन कितना आ जाएगा, 15/5 दैट इज 3। अब आप स्मॉल एक्स निकाल लोगे, एक्स माइनस एक्स मीन करके, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 और 2, और फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर भी निकालेंगे, 4 1 0 1 4, सबका सम करेंगे, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, अभी तो फॉर्मूला बताया था ना, रूट अंडर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, थर्ड वाला मेथड, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो रूट अंडर आ जाएगा 10/n, यानी कि 5 5 से गया 2, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यूमेरिकल तो कर लिया हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पे, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमें आता है, सीवी का कोई क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने आता है, मीन भी निकालने आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, सीवी आ जाएगा, फिर कंपेयर करके जो भी रिजल्ट होगा लॉजिकली सोच करके हमें जवाब दे देना है। तो टॉपिक तो इतना ही है, एक और टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, वो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद से ये टॉपिक 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्यूनिस मोमेंट एंड कर्टोसिस। तो अभी हेडिंग देना आप, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी आपको लर्न होनी चाहिए, इन सब का प्रूफ भी आता है पेपर में, इसलिए लर्न होना चाहिए। लगा लो इस पे 3 स्टार। प्रॉपर्टी 1, standard deviation is independent of change of origin but depends upon change of scale। ध्यान से देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ स्केल। मैंने मीन में भी आपको बताया था चेंज ऑफ ऑरिजिन इज व्हाट, किसी को याद है? Addition or subtraction of a constant to each and every value of x, that is called change of origin। and change of scale किसको कहते हैं? Addition and multiplication and division of constant to each and every x is called change of scale। तो अभी आप लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू x प्लस k, ये क्या हो गया? चेंज ऑफ ऑरिजिन। तो देखो जरा,
वाई मीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ। अगर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के है तो वाई मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स मीन प्लस के, बिकॉज मीन इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो एक्स बार प्लस के आ जाएगा वाई मीन की जगह। अब हम y माइनस वाई मीन करेंगे। अब देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। के कैंसिल, x माइनस एक्स मीन। अब y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर करेंगे। इधर क्या आ गया? x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। इसका सम करेंगे, y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर का सम। इधर आ जाएगा सम ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब आप डिवाइड कर दो, जो भी काम कर रहे हैं दोनों साइड करेंगे। डिवाइड कर दो n से, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। नाउ टेल मी, अंडर रूट भी कर दिया। कोई मुझे बताएगा ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे? y एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। छोटा सा x और y सबस्क्रिप्ट जैसा नीचे लिखना सीखो। वो सिर्फ पहचानने के लिए होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन अलग अलग सीरीज के हैं, एक y का है और एक x का है। तो मुझे बताओ कि क्या कहीं भी k आपको नजर आ रहा है लास्ट में? नहीं आ रहा है k नजर। यानी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जिस भी कांस्टेंट से, वो तो यही कैंसिल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वो नजर नहीं आएगा। Hence, there is no change in standard deviation. So standard deviation is independent of change of origin. Is independent of change of origin. अब देखो आप, now अब चेंज ऑफ स्केल ले रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स। तो देखना y मीन करेंगे तो क्या आ जाएगा? k इंटू कैपिटल एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो आप बगल में लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, बाय am प्रॉपर्टीज। और इधर हमने क्या लिख दिया? चेंज ऑफ स्केल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, y माइनस वाई मीन, तो k ले लेंगे कॉमन, x माइनस एक्स मीन आ गया। अब y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर करेंगे, इधर k स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। फिर इधर सम कर देंगे, y माइनस वाई मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ k स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, k स्क्वायर बाहर, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब आप सबको डिवाइड कर दो n से और रूट भी ले लो, तो इधर भी सबको डिवाइड कर देंगे n से और रूट ले लेंगे। तो ये हो गया एक स्टेप, और उसके बाद से स्टैंडर्ड डिवीजन लिखेंगे। समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू k बाहर, रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई n। So this is standard deviation of y, k into standard deviation of x. Standard deviation of y is equal to k into standard deviation of x. तो बताओ यहाँ तो k नजर आ रहा है ना? क्या हम k से फ्री हो पाए? नहीं, k तो लास्ट के रिजल्ट में भी दिख रहा है। Hence, standard deviation depends upon change of scale. Standard deviation depends upon change of scale. तो एक एग्जाम्पल बताना, अगर किसी कंपनी में सबकी सैलरी, इफ सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 500 रुपीज, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या चेंज आएगा? जल्दी बताओ। नो चेंज, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, और चेंज ऑफ ओरिजिन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब वहीं पर मैंने कर दिया, इफ सैलरी इज डबल्ड, इफ सैलरी इज डबल्ड
तब क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जल्दी बताओ। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी ऑल्सो डबल्ड, विल बी ऑल्सो डबल्ड, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल का तो इफेक्ट होता है। तो अब आप समझ चुके हो, इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव कहीं पे पार्ट फंसता है तो आप उसको कर लोगे। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ का था, थोड़ा लेंथी था, ये समझ में आ गया सभी को। और अगर ऐसे आपको मिलता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, तो मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय एच, क्योंकि प्लस माइनस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और एच से मल्टीप्लाई या डिवाइड जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से लिखना होगा हमें। समझ में आ रही है बात? अब आप लिखो प्रॉपर्टी 2। ऐसे 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद से क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी आज की। तो प्रॉपर्टी 2 के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। बच्चे प्रॉपर्टी 2 अभी एक एग्जाम्पल किया था, उसी पे बेस्ड है। लिखोगे स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, रूट के अंदर में ही है, बड़ा सा रूट दे दो, रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये हो गया प्रॉपर्टी 2। और इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल किया है तो आपको पता है कि एन क्या है। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो थ्योरेटिकल है। इज सुटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये आपको पता लग जाएगा जब हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, चैप्टर 4 करेंगे, 5, 6, 7 सब में यूज होगा। सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, क्वार्टाइल डेविएशन जो है बच्चे वो हो जाता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे करके वो आपको क्वार्टाइल डेविएशन देते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इनके बीच में रिलेशनशिप भी निकाला जा सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन is to standard deviation is equal to 10:12 is to 15। ये चाहो तो आप रेशियो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी के लिए ये 3 और ये 4 है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसको आप 12 बना दोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मतलब रेशियो होता है ये। नेक्स्ट है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी और इसकी जरूरत है, इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी 6, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन डिफाइंड बाय रूट अंडर समेशन एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। ये कब मिनिमम होगा बताओ तो बच्चे, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कब मिनिमम होगा? व्हेन ए इज इक्वल टू एक्स बार। ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल मीन में नहीं बताया हुआ? Sum of all the deviations taken from actual mean, sum of square of all the deviations taken from actual mean is minimum। तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया इसलिए मिनिमम होगा। अगर हम एक ही जगह क्या ले लेंगे, एक्स बार ले लेंगे। इन सब का प्रूफ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टीज आपको ऐसे ही जान लेना। प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान से देखो। .
आगे चल करके आप पढ़ोगे कि सारे डिस्ट्रीब्यूशंस किस स्टेप को फॉलो करते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो ये पूरा मेरा एक्स यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है, बीच में क्या है, मीन है, बीच में क्या है, मीन है। अगर आप मीन से आगे जाते हो, कितना आगे जाते हो, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और पीछे आते हो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहां से यहां तक में जो डेटा कवर अप होगा उसका परसेंटेज, कितना डेटा पूरे डेटा का निकाल लोगे, 68.27%। समझ में आई बात? 68.27% आप डेटा कवर अप कर लोगे। अभी हम एक एग्जांपल से आपको बताएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आप मीन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आ जाते हो, मीन से इतना पीछे, मीन से इतना ही आगे, तो फिर आप कितना डेटा कवर अप कर लोगे, 95.45%। एंड लास्ट, अगर आप मीन में से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आते हो और मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जाते हो, तब आप कितना कवर कर लोगे, 99.73%। अब देखो, मान लो अगर आप पॉकेट मनी रोज लेते हो मम्मी पापा से, मम्मी आज मुझे कॉलेज जाना, पॉकेट मनी दे दो, आप जाओगे ऑटो से, आओगे ऑटो से, ठीक है, ऑटो का अगर एक साइड से लगता है 100 रुपीज़ जाने का, 100 रुपीज़ आने का, और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह भूख लगी कैंटीन में, थोड़ा बर्गर हल्का फुल्का खा लिए, तो आप लेते हो 300 डेली का, सपोज करो, तो आपका एवरेज हो गया 300। लेकिन कभी हो सकता है बच्चे ऑटो 100 में तैयार ना हुआ हो, बारिश वारिश हो रही हो, 150 मांग लिया हो, ठीक है, कभी ऑटो नहीं मिला हो तो फिर टैक्सी करना पड़ा हो, तो ये सब बातें होती, तो कभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कभी किसी फ्रेंड ने लिफ्ट दे दिया हो, कभी किसी फ्रेंड ने पार्टी कर दिया हो कैंटीन में, तो वो भी पैसे बच जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है और किसी दिन कम भी हो सकता है। आपके पूरे 1 महीने का पॉकेट मनी जितना आपने एक्सपेंडिचर किया सबको नोट कर लिया, सबका सम करके और 30 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज आ गया। फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर निकाल करके सम कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, 30 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आ गया है 50, तो 300 माइनस 50 से लेकर के 300 प्लस 50, मतलब अगर आप 100 दिन जाते हो तो उसमें से 65 डेज आपका इतना ही पॉकेट मनी में काम चल गया होगा, मतलब 250 से 350 के बीच में, 100 डेज में से 68 डेज में आपका इसी इंटरवल में रहा होगा एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप 2 टाइम्स माइनस कर देते हो, 2 इंटू 50, और 300 से 250 ऐड कर देते हो, कितना हो गया, 200 से लेकर के 400, तो यहाँ पे 68%, यहाँ पे 95%, यानी 100 में से 95 डेज आपका इसी रेंज में काम चल गया होगा। और 300 में से 3 टाइम्स ऑफ 50 माइनस कर दिया, 300 में 3 इंटू 50 हम लोग ऐड करते हैं, दिस इज 150 से लेकर के 450, इसमें तो सारे डेटा कवर अप हो गए होंगे। यानी आपका 150 से कम तो किसी दिन पॉकेट मनी लगेगा ही नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आपको कन्विंस करना चाह रहे, बेटा 100 रुपये ले ले, आज इसी में काम चला लेना, अपने फ्रेंड से लिफ्ट विफ्ट मांग लेना, कैंटीन में किसी से मांग मांग करके खा लेना, आप कहोगे नहीं मम्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसा आप लोग बोलने वाले हो नहीं, लेकिन समझ सकते हो, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 150 से नीचे जा ही नहीं सकता मेरा खर्चा, तो कम से कम आपको 150 मुझे देने पड़ेंगे। अब आप अगर जिद कर रहे हो कि मुझे 500 दो, तो आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने भी स्टैट्स पढ़ रखा है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालिए, बेटा 450 से ऊपर तो तुम्हारा कभी खर्चा जाएगा नहीं, तो तुम मेरे से 500 क्यों मांग रहे हो, तो आपको 450 ही मैक्सिमम देगी, ज़्यादा जिद करोगे किसी दिन। तो ये फायदा होता है स्टैटिस्टिक्स का। अब ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे आपके और आपकी मदर के बीच की बात बताई, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कंपनी में सैलरी डिसाइड होता है,
6th कमीशन पे, 9th कमीशन पे, जो भी कमीशन पे लगता है गवर्नमेंट जॉब में, सब ऐसे ही डिसाइड होता है कि कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज इन सब पे काम करती है, ठीक है। तो ये सारा वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे अभी एक छोटा सा आपके पॉकेट मनी के बजट की बात की, ऐसे बहुत बड़े बड़े बजट भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रख लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रूफ सिर्फ किसका आएगा, पहले वाले प्रॉपर्टी का, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। बस इसी की प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। तो अब हमारा टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया। आज कौन से क्लास का नंबर था बच्चे बताना? 4th? तो 5th होगा नेक्स्ट क्लास। चैप्टर 1 स्टैट्स 1 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग अपना टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे, स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। ये तो एक क्लास में ही ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से कराना होता है, ज़्यादा नहीं। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर में कहीं भी ये वर्ड यूज़ हो जा रहा है। उसके बाद से फिर एक क्लास लगेगी हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, लीफ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में, और एक क्लास और लग सकती है, कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा, हाँ, सैम्पल प्रोपोर्शन पढ़ाने में। आज के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद भी 2 क्लास, अभी 3 से 4 क्लास और रहता है चैप्टर 1 में, यानी 5th 6th 7th 7 या 8 तक जाकर के ये कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस के बारे में जानेंगे, लेकिन हम हर क्लास में याद दिलाते हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पूरा पढ़ करके प्रैक्टिस करके आओ, नहीं मिलता है तो कम से कम 10 से 15 मिनट, सिर्फ बस 10 मिनट एक पेपर पे रिवीजन करके बैठ जाना मेरी क्लास में। रिवीजन करके नहीं बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा। एक बार आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस मैम, डेली हम लोग आपके क्लास से पहले बैठ करके रिवीजन कर रहे होते हैं। जब मीटिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, आप जब एक्सेप्ट करते हो, उसके बीच में जो 10 मिनट का गैप होता है, 15 मिनट का, हम लोग बैठ करके आपके लास्ट डे के टॉपिक को रिवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।